कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। हम देखते हैं कि यहाँ पर रात के अंधेरे में गांव में बहुत सारी जगह पर आग लगी हुई थी और गांव के कुछ लोग हथियार लेकर किसी को मार रहे थे। अब इतने में ही वहाँ पर महाजन नाम का एक बंदा आता है। वो सब लोगों को शांत करके गाँव के सभी लोगों को हथियार के साथ नदी के ऊपर जो ब्रिज बना होता है वहाँ पर उनको ले जाता है। अब यहाँ पर वो सब लोगों को समझाता है कि हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे, शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब गाँव के लोग भी महाजन की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। यहाँ सभी लोग अपने हथियार नीचे रखते हैं, लेकिन एक आदमी के पास जो छोटा चाकू होता है वो जब नीचे गिरता है तो उसे एक छोटा बच्चा उठा लेता है और उसे अपने पास छुपा कर रख लेता है। इस लड़के का नाम होता है सुजातन। अब गांव के सभी लोग अपने अपने हथियार उछालकर नदी में फेंक देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल बाद। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले कविता नाम की एक महिला का घर दिखाया जाता है। उसके घर के आंगन में एक कुत्ते को बांध कर रखा गया था। एक साल पहले ये लोग इस कुत्ते को अपने घर पर लाए थे। पहले कुछ दिन तो इन लोगों ने उस कुत्ते की अच्छी तरीके से देखभाल की, लेकिन उसके बाद कुत्ते की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये लोग हमेशा उसे पिंजरे के अंदर बंद रखते, अगर ज्यादा भौंकने लगा तो लाठी से मारते भी थे। इस कुत्ते का नाम होता है सुट्टू। अब दरअसल दोस्तों कुछ साल पहले हमने जिस बच्चे को देखा था जिसने चाकू उठाया था वो अब बड़ा हो गया है। वही सुजातन कविता के घर पर आता है, जिसे देखकर सुट्टू उसे भौंकने लगता है। अब कुत्ता क्यों भौंक रहा है ये देखने के लिए कविता बाहर आती है तो यहाँ पर सुजातन होता है। सुजाता कविता से कहता है कि तुम्हारे पति ने गाँव के कुछ लोगों से पैसे उधार के तौर पर लेकर वो कहीं भाग गया है और वो कहीं दूर रहकर छुपकर तुम लोगों को पैसे भेज रहा है। गाँव के लोग ऐसे बातें कर रहे हैं और मैंने देखा कि हाल ही में तुमने अपने घर में एसी भी लगाया है। कुछ दिन पहले तुम्हारे बेटे ने नई कार भी खरीदी है, तो बताओ इसका मतलब क्या है। जिस पर कविता कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो महाशय, वो कार तो सेकंड हैंड है। मेरा बेटा जिद कर रहा था तो मुझे लेनी पड़ी और मेरे पति को तो घर छोड़कर चले गए 5 साल हो गए हैं। इस तरह से वो रोने लगती है। कहती है कि यहाँ पर तो मैं अपने बेटे के साथ अकेले ही रहती हूँ। पति के बिना जीना कितना मुश्किल होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप मेरी मुसीबतों को समझ नहीं सकते। अब उसे रोते हुए देखकर महाजन उसे कहता है कि ठीक है तुम रो मत। अब दरअसल दोस्तों गाँव के सभी लोग सुजातन को महाजनी कहते हैं, तो हम भी आगे से उसे महाजनी कहेंगे। महाजन कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन तुम्हें यही बात गांव के लोगों को भी आकर बतानी होगी और उन्हें शांत रखने के लिए तुम्हें उनके आधे पैसे तो चुकाने होंगे। जिस पर कविता कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो उसके बाद महाजन वहां से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त वो उस कुत्ते को छोटा सा पत्थर मारकर भागता है। दरअसल महाजन बहुत ही अजीब किस्म का आदमी होता है, लोगों के मजे लेने में इसे बहुत खुशी मिलती है। खैर अब उसके अगले सीन में हम कहानी के मुख्य किरदार कुमार को देखते हैं। उसके घर पर कुमार की माँ ने गिफ्ट पार्टी रखी थी। दरअसल दोस्तों इस गाँव में शादी से पहले गिफ्ट पार्टी रखने का रिवाज होता है, जिसमें गाँव के लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। खाना खाने के बाद गांव के लोग लिफाफे में कुछ पैसे देकर चले जाते हैं। लेकिन दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि कुमार शादी नहीं करना चाहता और उसे तो शादी के बंधन में पड़े बिना ही शादी के बाद पति पत्नी के बीच में जो होता है वो सब करना है, लेकिन बस शादी नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर उसके घर वालों ने तो कुछ महीने बाद उसकी शादी करेंगे इसलिए गिफ्ट पार्टी रखते हैं। लेकिन ये बात कुमार को पसंद नहीं आती है। अब वो अपने गाँव के एक दोस्त रमेश को बुलाकर कहता है कि देखो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घर छोड़कर भाग रहा हूँ। बस कुमार रमेश को ये बात बताकर अपने घर से भाग जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं उनके गाँव में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी आवारा लड़के बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। वहीं पर एक कमरे में हम पिंकू नाम के लड़के को देखते हैं। उसने एक मशीन बनाई थी जिससे पंखा चलता था। अब यहाँ पर पिंकू कुमार से कहता है कि देखो ये मशीन बहुत पुरानी हो चुकी है। चारू कह रही थी कि इसके कुछ पार्ट्स बदलने होंगे तब ये ठीक से काम करेगी और इस मशीन को तो रेस्ट की जरूरत है, ज्यादा चलाओगे तो खराब हो जाएगी। फिर वो आगे कहता है कि कुमार चारू भी तुम्हारी तरह ही मॉडर्न विचारों वाली लड़की है, इसलिए मुझे तुम दोनों बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही बनना चाहता हूँ। अब यहाँ कुमार चारू का स्टेटस अपने फोन में देखने लगता है, जो कि उसने इंग्लिश में कुछ डाल दिया था। अब कुमार कहता है कि ये चारू तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। अब वही दूसरी तरफ हम चारू को देखते हैं जो कि शहर में अपने फ्रेंड के साथ कुछ इलेक्ट्रिक का सामान खरीदने के लिए आई हुई थी। दरअसल दोस्तों इस गांव में चारू के पिता की इलेक्ट्रिक चीजें रिपेयर करने की दुकान थी और वो भी ये काम सीख चुकी थी, तो वो इसी के रिलेटेड कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ पर आई थी। अब यहाँ इस तरफ हम महाजन को देखते हैं, वो भी यहाँ पर इन आवारा लड़कों के पास आकर बातचीत करने के लिए बैठ जाता है। वो कहता है कि अरे पंखा शुरू करो, तो पिंकू वो मशीन शुरू कर देता है। अब महाजन यहाँ पर कुमार को देखकर कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर पर तो गिफ्ट पार्टी रखी है ना। पर कुमार कहता है कि मुझे तो शादी करनी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर भाग आया। अब बाकी के लड़के उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि महाजन से कहते हैं कि अरे इससे बस शादी नहीं करनी लेकिन मजे पूरे लेने हैं, मतलब कि बिना शादी के लड़का और लड़की के बीच में जो होता है वो करना है। ये बात सुनकर सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। अब महाजन जब ये बात सुनता है तो वो भी हंस पड़ता है और कुमार के मजे लेने के सोचता है। वो कहता है आज से पहले हमारे गाँव में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तो बहुत ही मुश्किल है। कुमार मेरी बात मान लो, सीधे से शादी करो और फिर मजे लो, वरना जिंदगी भर बस ऐसे ही सपने देखते रह जाओगे और तुम्हारी हालत तो सूखे पत्ते जैसी हो जाएगी। अब ये बात सुनकर और भी बाकी के लोग हंसने लगते हैं। अब कुमार को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर करता है। फिर वहाँ से वो कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ बात आती है और वो चारू को हाई मैसेज भेजता है। यहाँ पर चारू शहर में किसी दुकान में कुछ फैन खरीद रही थी। कुमार उसे वॉइस मैसेज भेजता है कि चारू मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद जो करते हैं वो करना चाहता हूँ, कैन वी मेक आउट, ऐसा वो डायरी में पढ़कर बोलता है। यहाँ चारू ये बात सुनती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़का उसे ऐसे मैसेज क्यों कर रहा है। अब वो उसे डांटते हुए वॉइस मैसेज भेजती है कि
कुमार क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? आगे कुमार उनसे कहता है कि तुम खुले दिमाग वाली लड़की हो, इसलिए मैंने तुमसे निजी बात कही। अब ये बात सुनकर चारू को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ चारू के साथ उसकी फ्रेंड संगीता आई हुई थी, लगता है वो भी यहाँ पर थोड़ी बातें सुन लेती है। अब चारू यहाँ पर संगीता को फैन खरीदने के लिए कहती है और वो थोड़ा साइड जाकर कुमार से बात करती है। वो उसे डांटते हुए फिर से कहती है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं खुले विचार वाली लड़की हूँ? और तुम्हारे तो घर पर गिफ्ट पार्टी चल रही है ना, तो फिर तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे पूछ सकते हो? अगर मेरे भाई को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती है, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ करने की बातें भूल जाओ। आइंदा ऐसी बातें की तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। इस तरह से वो उसे वॉइस मैसेज भेज देती है। अब यहाँ पर यह सुनकर कुमारन घबरा जाता है और ठीक ऐसा कह देता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। अब इतने में वहाँ बाहर कुछ लड़के आवाज करने लगते हैं। कुमार को बताते हैं कि अरे डैम के पास पानी में कोई गिर गया। तो ये सभी लोग तुरंत ही नदी के ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों पानी के अंदर कौन और कैसे गिरा ये हमें दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कविता अपने कुत्ते सुट्टू को खाना देती है, लेकिन कुत्ते को वो खाना नहीं खाना था। ये देखकर कविता बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए छड़ी निकालती है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो कुत्ता उसके हाथ पर काट लेता है। उसकी रस्सी छूट जाती है, इसलिए वो घर से भाग जाता है। कुत्ता भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचता है। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर उस कुत्ते को देखकर कहता है कि अरे इस कुत्ते के मुंह से तो झाग निकल रहा है, लगता है इसे रेबिस हो गया है। अब ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। वहाँ पर तो अफरा तफरी मच जाती है। बेचारा वो कुत्ता भी घबरा जाता है और इसी बीच वो एक पुलिस वाले को काट लेता है। फिर तुरंत ही वो कुत्ता अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और यहाँ ब्रिज के पास पहुँचता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो रेत खनन का करोड़पति सुपरराज अपने मजदूर लोगों के साथ काम कर रहा होता है। वो दूरबीन से अपने मजदूरों को काम करते हुए देख रहा था, लेकिन तभी अचानक वो कुत्ता उसके सामने आ जाता है। सुपरराज तो अचानक ही उस कुत्ते को अपने सामने देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये कुत्ता उसे काट ना दे, इसलिए वो डर के मारे पानी में ही कूद जाता है। तो दोस्तों यही खबर सुनकर कुमार और बाकी के लोग वहाँ पर पहुंच गए थे। यहाँ पर पहुंचकर सभी लोगों को पता चलता है कि कविता के घर का कुत्ता भाग गया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसने पुलिस वाले को काट लिया और शायद उसे रेबिस हो गया है। तो ये बात पता चलने के बाद महाजन कहता है कि अरे उस कविता के बेटे बाबूराव को तुरंत ही कॉल करो, हमें उनके कुत्ते को जान से मारना होगा, वरना वो कुत्ता गाँव के बहुत सारे लोगों को काट लेगा और गाँव के लोगों में रेबिस फैल जाएगा। अब उनमें से एक लड़का बाबूराव को कॉल करने लगता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी में गिरा हुआ वो सुपरराज अभी भी पानी में तैर रहा था। अब यहाँ पर कुमार अपने कपड़े उतारता है और दोस्तों जरा उसके अंडरवेयर तो देखो, लिपस्टिक लगाए हुए लाल होठों का डिजाइन बना हुआ है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना रंगीन लड़का है। खैर अब कुमार तुरंत ही पानी में कूद जाता है उस सुपरराज को बचाने के लिए। अब कुछ भी हो यहाँ पर तो कुमार की हिम्मत ही दाद देनी पड़ेगी। अब नदी में छलांग लगाते ही सभी लोग उसे देख लेते हैं। अब महाजन कहता है कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुमार उस सुपरराज को बचा लेगा, चलो हम उस कुत्ते को ढूंढने के लिए चलते हैं। अब दोस्तों वही दूसरी तरफ हम देखते हैं बाबूराव अपनी माँ कविता को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है। रास्ते में महाजन उसे कॉल करके बताता है कि अरे तुम्हारे कुत्ते ने तो एक पुलिस वाले को भी काट लिया है और यहाँ डैम के पास तुम्हारे कुत्ते को देखकर सुपरराज पानी में कूद गया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे कुत्ते को रेबिस है, इसलिए अब हमें उसे मारना होगा। अब यही बात बाबूराव अपनी माँ को बताता है। यह बात सुनकर कविता और रोने लगती है, कहती है कि हे भगवान मुझे बचा लो, अगर मुझे रेबिस हो गया तो मैं मर जाऊंगी। अब कुछ ही देर में ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एक नर्स कविता का इलाज करती है, तो वहीं पर हम देखते हैं वो इंस्पेक्टर भी आया होता है। उसे 14 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं और वो जाते वक्त गुस्से में कविता की माँ से कहता है कि अगर तुम्हारे कुत्ते की वजह से मुझे रेबिस हुआ ना तो तुम लोगों के घर पर आकर मैं तुम्हें काट लूंगा। तभी दोस्तों हम देखते हैं बाबूराव चारू को वॉइस मैसेज भेजता है कि सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सुट्टू को रेबिस हो गया है और वो हमारे घर से कहीं भाग गया है। महाजन तो कह रहा था कि उसे हमें मारना होगा। यहाँ पर चारू ये बात सुनकर बाबूराव से कहती है कि अरे वो सभी लोग पागल हो गए हैं, तुम्हारे कुत्ते को तो रेबिस हो ही नहीं सकता। क्या तुम्हें याद नहीं है पिछले महीने ही मैंने सुट्टू को इंजेक्शन दिया था, उन सब लोगों को कुछ गलतफहमी हुई होगी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम कैसे भी करके उस कुत्ते को ढूंढ कर लाओ, तुम्हें कैसे भी करके उस कुत्ते को बचाना होगा। अब दरअसल दोस्तों ये बाबूराव चारू से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। यहाँ पर संगीता चारू से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी और उस कुमार ने तुमसे कॉल पर क्या बात की। चारू कहती है कि कुमार कह रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो थोड़ा परेशान था, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसने शादी ना करने का फैसला करके अच्छा ही किया। संगीता पूछती है क्यों, तो चारू कहती है कि अरे वरना एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मुझे तो वो कुमार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा कहकर वो ऑटो में बैठ जाती है। अब यहाँ गाँव में बाबूराव के घर पर महाजन और कुछ लड़के आ जाते हैं। वो बाबूराव से कहते हैं कि वो कुत्ता तुम्हारा है ना, तो चलो गाड़ी निकालो, हमें उसे ढूंढकर मारना होगा। अब बाबूराव तो ये नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी में उसे उनके साथ जाना पड़ता है। अब यहीं पर हम उस महाजन के पास छोटा चाकू देखते हैं जो उसने बहुत साल पहले उस रात लोगों से चुराया था। यानी कि दोस्तों लगता है कि उस टाइम पर भी कुछ कुत्तों को रेबिस हुआ था और वो लोग कुत्तों को मार रहे थे, इसलिए पूरे गांव में आग लग गई थी, हंगामा मच गया था। खैर अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि गांव के सभी लोग तो पगला से जाते हैं। सब बहुत साल पहले उन लोगों ने जितने भी हथियार छुपा कर रखे थे जमीन के अंदर, पेड़ के ऊपर, किसी पुराने घर के अंदर, वो सारे हथियार बाहर निकालते हैं, हाथ में जो भी मिले उसे लेकर उस कुत्ते को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर गाँव के लोगों को धीरे धीरे ये बात पता चलती है कि रेबिस हुआ कुत्ता गाँव में घूम रहा है, तो सभी लोग अपने घर के अंदर छुप जाते हैं, अपने जानवरों को
घर के अंदर बांध देते हैं। अब यहाँ पर वो कुत्ता एक पोल्ट्री के अंदर घुस जाता है, मुर्गियों के बीच से निकलते हुए दूसरी तरफ से भाग जाता है। लेकिन इतने में ही उस कुत्ते को भागते हुए कुछ लोग देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस कुत्ते ने किसी मुर्गी को काट लिया है, तो अगर ये मुर्गी किसी ने खा ली तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और इसमें से कौन सी मुर्गी को रेबीज होगा ये भी पता नहीं चलेगा। वही हम उस कुत्ते को देखते हैं, वो बेचारा अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ इस तरफ कुमार के घर पर अभी तक किसी को उस कुत्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लोग गिफ्ट पार्टी के चलते यहाँ पर खाना खा के जा रहे थे। कुछ लोग दावत की बिरयानी खाकर 200-300 रुपए का लिफाफा देकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर कुमार की माँ सुमित्रा घर के अंदर जाती है तो कमरे के अंदर उसका बेटा नहीं होता, इसलिए अब वो उसके दोस्त से पूछती है, लेकिन वो कहता है कि आंटी मुझे उसके बारे में नहीं पता, वो कहाँ गया है, यही कहीं होगा। सुमित्रा कहती है कि ये लड़का भी ना मेरी बात कभी नहीं मानता, उसके इस पार्टी का तो बहाना है, मैं तो बस यहाँ पर लोगों से पैसे इकट्ठा करके घर की मरम्मत करना चाहती हूँ, मेरे पास अब यही रास्ता बचा है। और वही दूसरी तरफ दोस्तों शहर के वॉशरूम में संगीता आकर रोने लगती है। दरअसल दोस्तों वो कुमार को लाइक करने लगी थी, लेकिन कुमार ने तो चारू से वो गंदी बात पूछकर उसके अरमानों पर पानी फिर दिया। वो यहाँ पर रोते हुए अपनी दोस्त सुधा को कॉल करती है और उसे सारी बात बता देती है। सुधा भी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, छी कुमार ने इतनी गंदी बातें पूछी। अब वो भी जरा मजा लेने के बारे में सोचती है, फिर कहती है कि रुको मैं कुमार के कमरे में जाती हूँ, तुम मुझसे सुनाना। अब वो चुपके से कुमार के कमरे में जाती है, लेकिन कुमार तो वहाँ पर था ही नहीं, उसका दोस्त वहाँ पर मौजूद था। फिर वो संगीता को बताती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हम सुधा की माँ सुलू को देखते हैं, जिसने दावत में भरपेट बिरयानी खा ली थी। अब सुलू और सुधा कुमार के पिता को पैसे का लिफाफा देकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सुमित्रा उन्हें रोककर कहती है कि अरे थोड़ा 5 मिनट रुको, और वो उन्होंने दिया हुआ लिफाफा देखती है तो उसमें सिर्फ 500 रुपए होते हैं। इतने कम पैसे देकर सुमित्रा तो सुलू से झगड़ने लगती है, कहती है कि मैंने तो तुम्हारे इतने सारे फंक्शन में 2000 रुपए से कम पैसे नहीं दिए, और तुम यहाँ पर मेरे फंक्शन में आकर मेरी बिरयानी ठूसने के बाद भी 500 रुपए देकर जा रही हो, क्या मुझे बेवकूफ बना रही हो, बेशर्म औरत। अब ये बात सुनकर सुलू को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, वो भी झगड़ना शुरू कर देती है, कहती है कि बड़ी आई 2000 रुपए मांगने वाली, तुम्हारा बेटा तो किसी काम का नहीं है, उसे कहीं पर बेच दो, उससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। और मुझे पता है तुमने सब कुछ दावत का नाटक क्यों किया है, घर की मरम्मत करने के लिए पैसे जुटाने के लिए ना। अब बोलो अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई, और रही बात तुम्हारी बिरयानी की, तो उससे खाने के बाद हम दोनों के पेट में दर्द हो रहा है। इस तरह से वो यहाँ पर बिरयानी की उल्टी कर देती है, कहती है कि ये लो तुम्हारी बिरयानी। ऐसा कहकर वो माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। अभी रास्ते से जा रही होती है तभी उन्हें उनकी गाय दिखाई देती है। सुलू अपनी बेटी से डांटते हुए पूछती है कि क्या तुमने हमारी गाय को नहीं बांधा था। सुधा कहती है कि माँ मैंने तो उसे बांधा था, पता नहीं कैसे छूट गई है। अब ये दोनों ही अपनी गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सुलू धड़ाम से गिर जाती है। सुधा गाय की रस्सी पकड़ती है, लेकिन सिर्फ उसके हाथ में रस्सी ही आती है, गाय तो वहाँ से भाग गई थी। सुलू सुधा को डांटते हुए कहती है कि तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, हाय मेरी फूटी किस्मत, अब मैं इस गाय को कहाँ ढूंढूंगी। इस तरह से वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। अब सुधा अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे तुम्हें खबर बतानी है उस कुमार के करतूतों के बारे में। वो जयंती आंटी की बेटी चारू है ना, कुमार ने चारू से वो गंदी बात पूछी। तो अब ये बात सुनने के बाद सुलू तो मुस्कुराती है, कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, अब तू देख मैं उस कुमार की माँ सुमित्रा को कैसा सबक सिखाती हूँ। तो दोस्तों अब ये दोनों माँ बेटी तुरंत ही चारू के घर पर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि कुत्ते को ढूंढ रहे थे, जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि गांव में रेबीज हुआ कुत्ता घूम रहा है। यहाँ इस तरफ दोस्तों कुमार के दोस्तों को भी ये बात पता चल जाती है कि कुमार ने चारू से वो अश्लील बात पूछी है। तो अब ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि कुमार का मजा लेंगे। जब महाजन को भी बात पता चलती है तो वो तो हंसने लगता है और फिर मजे लेने के लिए दुकान से पटाखे भी खरीदता है और ये लोग कुमार के पास जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबूराव का तो मुंह ही लटक जाता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुमार ने चारू से ऐसी बात पूछी है, और तो और उसे तो इस बात की टेंशन थी कि चारू ने इसका जवाब क्या दिया होगा। वो चारू को वॉइस मैसेज सेंड करता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तो कोई रिप्लाई नहीं आता। अब यहाँ इस तरफ सुलू और उसकी बेटी जयंती के घर के पास पहुँचते हैं। वो जयंती से कहती है कि तुम्हारे बेटी के बारे में गंदी बातें हो रही है, क्या तुम्हें नहीं पता, इसके बारे में तो पूरे गाँव को पता है। जयंती कहती है कि हे भगवान मेरी बेटी ने क्या कर दिया। सुलू ये तुम क्या बोल रही हो, जल्दी बताओ बात क्या है। सुलू बताती है कि वो सुमित्रा का बेटा कुमार है ना, उसने चारू से बिना शादी के वो बात करने के बारे में पूछा जो शादी के बाद एक पति पत्नी के बीच में बंद कमरे में होता है। अब इसके ऊपर चारू ने उसे क्या कहा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन पूरे गांव में उन दोनों की ही चर्चा हो रही है। अब ये बात सुनकर जयंती तो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो बहुत ही दुखी होकर अपने पति दास के पास जाती है। उसे कहती है कि चलो जल्दी चलो, हमें सुमित्रा के घर पर जाना है, उसके बेटे ने जो करतूत की है हमें उसकी सजा देनी होगी। लेकिन दास कहता है कि अरे वो रेबीज हो कुत्ता घूम रहा है ना, हम बाद में जाते हैं, कहीं उसने हमें काट लिया तो। जयंती कहती है कि अरे ये कैसा पति है, कोई काम का नहीं है। अब जयंती वहाँ से अपने दोस्त डॉक्टर गंगा के पास जाती है, उससे मदद मांगती है। अब उसे सारी बात बताने के बाद डॉक्टर गंगा उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये मामला सुलझाने के लिए वो आस पड़ोस के और भी लोगों को इकट्ठा करता है और ये सभी लोग मिलकर सुमित्रा के घर की ओर जाने लगते हैं। लगता है अब इन दोनों परिवार में बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। अब यहाँ इस तरफ महाजन और उसके दोस्त कुमार को ढूंढते हुए ब्रिज के पास पहुँचते हैं। दरअसल कुमार ने नदी में गिरे हुए उस सुपरराज को बचा लिया था, इसलिए सुकुमार और वो लोग ये देखकर उसका सम्मान करते हैं और अपना सम्मान देखकर कुमार भी बहुत खुश हो जाता है। अब यहाँ पर महाजन और उसके
दोस्त कुमार को पकड़कर बाबूराव की कार में बिठाते हैं। फिर महाजन उसे कहता है कि तुम तो बड़े ही चालाक निकले, आखिरकार तुमने कांड कर ही दिया, हमें सब पता चल गया है तुमने क्या किया है। अब यहाँ पर कुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर महाजन उसे बताता है कि चारों से तुमने क्या बात पूछी है हमें पता चल गया है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अब कुमार भी शौक रह जाता है कि ये बात तुम लोगों को कैसे पता चली। ये तो मैंने चारू के साथ सिर्फ प्राइवेट में बात की थी, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ऐसी बातें पता चलने में ज्यादा देरी नहीं लगती। अब चलो तुम्हारे घर पर जाने के बाद तुम्हारी अच्छी खातिरदारी की जाएगी। और यहाँ पर महाजन और बाकी के लोग मन ही मन हंसने लगते हैं कि अब तो कुमार की बहुत बुरी तरीके से पिटाई होगी। लेकिन उनकी सारी बातें सुनकर बाबूराव अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था कि ये लोग चारों के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कहता। यहाँ इस तरफ जयंती, उसका पति दास, डॉक्टर गंगा और उसके आसपास के लोग सुमित्रा के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ सुमित्रा को लगता है कि ये लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं और जाते वक्त उसे लिफाफे में पैसे भी देंगे। तो सुमित्रा तुरंत ही आगे जाकर उनका स्वागत करती है और बिरयानी खाने के लिए बैठने के लिए कहती है। वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, हमें जरूरी बात करनी है। लेकिन यहाँ पर सुमित्रा और बाकी के लोग उनकी बातें नहीं सुनते और वहाँ पर जगह बनाकर उन्हें खाने के लिए बिठाई देते हैं। यहाँ जयंती अपने पति से कहती है कि तुम बोलो कुछ, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कहता। तो फिर जयंती डॉक्टर गंगा से कहती है। अब डॉक्टर गंगा भी ये बात करने के लिए हिचकिचाने लगता है कि इतनी गंदी बात वो ऐसे खुले में कैसे करे। लेकिन अब जयंती से सहा नहीं जाता। वो सुमित्रा से कहती है कि सुनो सुमित्रा, अगर तुम्हारा बेटा इतना ही बेकाबू है ना तो उसे कहो कांटों के झाड़ियों में जाकर खुद को रगड़े। और दोस्तों ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग तो अपना मुंह ढककर हंसने लगते हैं। अब यहाँ पर सुमित्रा भी भड़क जाती है। वो घर के अंदर जाकर गुलाल को दीवार पर लगाती है और बाहर आकर झगड़ना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम लोग मेरे ही घर पर आकर मेरे बेटे के खिलाफ बातें करोगे और वो भी ऐसी गंदी बातें, मैंने अपने बेटे को ऐसे नहीं पाला है। डॉक्टर गंगा कहता है कि तुम्हारे बेटे ने चारू से शारीरिक संबंध बनाने की बात की है, बताओ क्या ये बात गलत नहीं है? इसके लिए तुम्हारे बेटे को सबके सामने माफी मांगनी होगी। लेकिन सुमित्रा उसे कहती है कि अगर तुमने मेरे बेटे के खिलाफ और भी एक लफ्ज कहा ना तो मैं तुम्हें लात मारकर तालाब में फेंक दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है। सुमित्रा के आस पड़ोस के लोग और जयंती के साथ आए हुए लोग, ये सभी लोग एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। यानी कि अब यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा मच जाता है। सभी लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। महिलाएं तो एक दूसरे की साड़ियां खींचती है, बाल खींचती है, जोरदार तरीके से एक दूसरे की पिटाई करने लगती है। घर के आंगन में जो भी सामान पड़ा होता है जैसे कि लकड़ी, रस्सी, ये सब लेकर ये लोग एक दूसरे की खूब पिटाई करते हैं। अब इतने में वहाँ पर महाजन पहुंच जाता है और वो तो यहाँ पर लड़ाई का माहौल देखकर और मजे लेने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों पेड़ पर बैठा हुआ वो लड़का सब लोगों से कहता है कि अरे वो पागल कुत्ता आ रहा है, सब लोग छुप जाओ। तो दोस्तों पागल कुत्ते का नाम सुनते ही सभी लोग घबरा जाते हैं, तुरंत ही घर के अंदर छुप जाते हैं। अब वो कुत्ता आंगन से होते हुए वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग घर के अंदर घुस गए थे और एकदम सा सन्नाटा छा जाता है। अब यहाँ पर महाजन कहता है कि तुम सभी लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, हम लोग शांति से बैठकर बात करते हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि तुम ही कोई हल निकालो। महाजन कहता है कि मैं तो अभी भी यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो पूरा मामला पता ही नहीं है, तुम में से ही कोई इज्जतदार व्यक्ति इस मामले को सुलझा लो। तो सभी लोग डॉक्टर गंगा को आगे बढ़कर इस मामले के लिए कोई हल निकालने के लिए कहते हैं। अब डॉक्टर गंगा सुमित्रा और जयंती से परमिशन लेता है। तो वो दोनों कहती है कि हमारे परिवार की इज्जत तो उछल चुकी है, अब तुम ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लो, हम लोग जो भी होगा वो करने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर गंगा कहता है कि देखिए यहाँ पर दोनों परिवार के लोग मौजूद है, हम एक दूसरे को जान भी गए हैं और अगर हमारे बच्चे इससे में खुश है तो हम लोग उन दोनों की शादी करवा देते हैं, बोलो क्या कहते हो? सुमित्रा कहती है कि अगर वो दोनों खुश है तो हम भी तैयार है। जयंती भी कहती है ठीक है, मैं भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर महाजन तुरंत ही कुमार को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे और चारू के परिवार वालों ने तुम दोनों की शादी तय कर दी है। ये बात सुनकर यहाँ पर कुमार तो शॉकिंग हो जाता है। वो तुरंत ही इसके बारे में बाबूराव को बताता है। अब बाबूराव को और भी गुस्सा आ जाता है। कुमार उसे कहता है कि पहले तो मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर चारू जैसी सुंदर लड़की मिल जाए तो कौन शादी करने से मना करेगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ पर रखी हुई लूना लेकर तुरंत अपने घर की तरफ चला जाता है। ये देखकर बाबूराव को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो तो पागल हो जाता है कि इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है, उनकी शादी हो गई तो मेरा और चारू का क्या होगा। अब बाबूराव को अपने कार में वो छोटा चाकू मिलता है जो कि महाजन वहाँ पर भूल गया था। वो उस चाकू को ले लेता है और तय करता है कि वो कुमार को मार डालेगा, किसी भी हालत में ये शादी होने नहीं देगा। अब बाबू कुमार फिर से चारू को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसका कॉल नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से में आकर फोन को ही पटक देता है। अब वो कुमार के घर की तरफ जा रहा था तभी उसे रास्ते में चारू का भाई मिलता है। तो वो यहाँ पर चारू और उसकी बहन की शादी के बारे में उसे बता देता है। ये खबर सुनकर चारू को भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। वो कुमार खुद को समझता क्या है। इस तरह से अब ये दोनों कुमार के घर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ इस तरफ हम कुमार को देखते हैं, वो अपने घर पर पहुंचता है तो उससे तो नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनाकर मंडप में बिठाया जाता है और ये लोग यहाँ पर शादी के रस्म शुरू करते हैं। इतने में दोस्तों वहाँ पर चारू का भाई और बाबूराव पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों परिवार के घर वाले चारू के भाई को शादी के लिए मना लेते हैं, उससे भी जुड़ी हुई कोई रस्म करते हैं। ये सब कुछ देखकर चारू का भाई तो विरोध नहीं कर पाता और फिर से यहाँ पर बाबूराव के प्लान पर पानी फिर गया था। वो और गुस्से में आ जाता है, मन में कहता है कि लगता है ये लोग शादी करके ही मानेंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं चारू शहर से सामान लेकर घर पर पहुंचती है लेकिन घर पर कोई नहीं था। दादी उसे बताती है कि तुम्हारी माँ और पिताजी हमारे आस पड़ोस के लोगों के साथ उस कुमार के घर पर गए हैं, पता नहीं
क्यों। अब उसके बाद हम देखते हैं चारू और उसकी फ्रेंड संगीता तुरंत ही कुमार के घर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर महाजन उसे कहता है कि बधाई हो चारू, तुम्हारे और कुमार की शादी तय हो गई है। तुम दोनों के बीच में जो अंदर की बात हुई थी वो हम सब लोगों को पता चल गई है। अब चारू ये सब देखकर महाजन और कुमार को जोरदार थप्पड़ लगाती है। कुमार से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें उसी वक्त अपना जवाब बता दिया था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती, तो फिर तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और तुमने ये सब कुछ तमाशा क्यों बना कर रखा है। फिर चारू कुमार के माता पिता और अपने माता पिता को भी डांटने लगती है कि आप लोगों ने तो यहाँ पर तमाशा करके रखा है, क्या आप लोगों ने एक बार मुझे कॉल करके पूछना जरूरी नहीं समझा, यहाँ पर पूरा कॉमेडी सर्कस बना दिया है। तभी सुमित्रा कहती है कि तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा गलत नहीं बोल सकती, अगर उसमें कोई कमी है तो मैं पूरी कर दूंगी। तो चारू कुमार से पूछती है कि कुमार बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अब कुमार कहता है कि अरे नहीं, वो तो ये सब लोग कह रहे थे इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गया। जिस पर चारू कहती है कि देखा आप लोगों ने, ये लड़का अपनी बात पर कायम नहीं रह सकता, तो मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ। तो फिर से सुमित्रा कहती है कि हाँ हाँ बड़ी आई, तुम कैसे हो क्या मुझे पता नहीं है क्या, जब तुम 12वीं कक्षा में पढ़ती थी तो तुम्हें किसी लड़के के साथ पकड़ा गया था। अब ये बात कहते ही इन दोनों परिवार में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। चारू कहती है कि हमें पकड़ी गई थी, लेकिन उस वक्त मेरे साथ मेरे और भी 2 दोस्त मौजूद थे। बताओ बाबूराव, क्या तुम वहाँ पर नहीं थे। अब बाबूराव कहता है कि हाँ मैं वहीं पर था, हम लोग तो सिर्फ बातचीत कर रहे थे, लेकिन लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। चारू कहती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अंदर से पता है मैं कैसी हूँ। लेकिन अब यहाँ पर दोनों परिवार वाले फिर से झगड़ने लगते हैं। फिर चारू बाबूराव से पूछती है कि बोलो सुट्टू कहाँ पर है। बाबूराव महाजन से पूछता है तो महाजन बताता है कि वो खदान में है, बाकी के लड़के उस कुत्ते को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए हैं। तो चारू बाबूराव से कहती है चलो तुरंत ही बाइक निकालो, हमें कैसे भी करके उस कुत्ते को बचाना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ सिर्फ हम देखते हैं वो बेचारा कुत्ता अपनी जान बचाकर भाग रहा था, वो खदान में फंस जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसकी तरफ पत्थर मारने लगते हैं, उस दिशा में पटाखे फोड़ने लगते हैं, बहुत सी जगह पर तो आग लग जाती है। वो कुत्ता बहुत ही घबरा जाता है। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि ये लड़के बाबूराव की कार लेकर यहाँ पर आए थे और अचानक एक पटाखा उस बाबूराव की कार के ऊपर जाकर लग जाता है। लेकिन उस जगह पर तो और भी बहुत सारे पटाखे रखे हुए थे जो कि अब बहुत ही तेजी से फटने लगते हैं, जिस वजह से उस कार में भी आग लग जाती है। लेकिन दोस्तों ये बेवकूफ लोग उस कार को बचाने के बजाय और खुशी से नाचने लगते हैं। अब यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान उस कार की तरफ होता है। तो इतने में ही वो कुत्ता इस मौके का फायदा उठाते हुए खदान से भागकर आगे चला जाता है। यहाँ चारू और बाबूराव उस कुत्ते को ढूंढ रहे थे और तभी उन्हें वो कुत्ता नजर आता है। अब यहाँ पर चारू सुट्टू का नाम कहकर पुकारती है। वो कुत्ता उसके पास आता है तो वो उसे कहती है कि सुट्टू घबराओ मत, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी, चलो हमारे साथ, हम घर चलते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये कुत्ता उन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता था। दरअसल उससे कोई भी रेबीज नहीं हुआ था, लोगों को बस गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो कुत्ता वहां से भाग जाता है, नदी पार करके घने जंगल की ओर जाता है जहाँ पर और भी जंगली कुत्ते मौजूद होते हैं। और हम वहाँ पर और भी बाकी के जानवरों को देखते हैं। वहाँ के सभी जानवर उस कुत्ते को एक्सेप्ट करते हैं और सुट्टू भी इसी जंगल में हंसी खुशी रहने का फैसला करता है। यहाँ चारू को यह देखकर अफसोस होता है कि वो कुत्ता उसके साथ नहीं आया, लेकिन उसे इस बात की भी खुशी होती है कि वो जंगल में अपने दोस्तों के साथ रहेगा। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।